सो अब तक हम अपनी पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं एनकोडिंग, स्केलिंग, आउटलायर रिमूवल, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्बैलेंस डेटा हैंडलिंग। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्बैलेंस डेटा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं इम्बैलेंस डेटा हैंडलिंग। कि जब आपके डेटा में इम्बैलेंस डेटा हो तो आप क्या करोगे। इम्बैलेंस डेटा इन द सेंस, सपोज आप कुछ आपके पास कोई डेटा है। ठीक है, आपके कुछ इनपुट कॉलम्स हैं, आपके कुछ इनपुट कॉलम्स हैं। लेट्स सपोज हमारे इनपुट कॉलम्स हैं किसी स्टूडेंट्स के आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, और उसका प्रीवियस ईयर ग्रेड, प्रीवियस ईयर ग्रेड। ठीक है, ये आपके इनपुट कॉलम है दो। और इन दोनों का यूज़ करके आपको प्रिडिक्ट करना है। आपका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आप लगाओगे इन फ्यूचर, अभी हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में, बट अभी के लिए समझ लो कि आपको इन दो का यूज़ करना है, इन दो कॉलम्स का, और प्रिडिक्ट करना है कि वो करंट ईयर में पास होगा या फेल होगा। ठीक है, आपको ये प्रिडिक्ट करना है और आपके पास काफ़ी डेटा है। ठीक है, अब जो आपके पास ये, चलो ये इनपुट डेटा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेटा हैंडलिंग वाली चीज़ आती है वो इसमें आती है, आउटपुट कॉलम में आपका आउटपुट, या फिर हम कह सकते हैं टारगेट कॉलम। इसमें आती है आपका इम्बैलेंस डेटा सेट का। सपोज जो आपके पास डेटा है, इसमें आउटपुट वाले में मतलब जितने लोगों का पास आया है, जितने पास वाले बच्चे हैं वो हैं आपके पास 40, और जितने फेल वाले बच्चे हैं आप पे वो हैं आपके साथ सपोज 400। ठीक है, पास वाले बच्चे 40 हैं और फेल वाले 400 हैं। ठीक है, मतलब आप पे 440 लोगों का डेटा था, उसमें से 40 का डेटा था पास का और फेल का 400 का। तो अब ये देखो हमारे पास कि पास का डेटा तो हमारे पास कितना है, ओनली 40, एंड फेल वालों का जो स्टूडेंट्स हुए हैं उनका डेटा कितना है, 400। तो आपको गैप दिख रहा है कितना बड़ा गैप है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लो कोई मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं इस डेटा के ऊपर, तो क्या होगा, वो ये जो 400 वाला है इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पास वाले वाले का डेटा हम पे कम है। ठीक है, तो वो अगर भले ही वो स्टूडेंट का जो डेटा है उसके हिसाब से वो पास भी हो रहा होगा, बट तब भी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा फेल। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वो फेल वाले जो डेटा है उसके ऊपर ज़्यादा ट्रेन हो गया है। ठीक है, मतलब एक तरह से मान लो कि जो आपका एल्गोरिथम है वो 40 बार पास वाले डेटा पे ट्रेन हुआ है और फेल वाले डेटा पे वो 400 बार ट्रेन हुआ है। ठीक है, तो अब देखो कोई चीज़ 40 बार ट्रेन हो रही है, कोई चीज़ 400 बार ट्रेन हो रही है, तो उसे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, उसे क्या हो गया, ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छे से याद हो गया है 400 वाला। तो वो चाहे भले ही आपको जो डेटा मिल रहा है, जो नया डेटा मिलेगा आपको, न्यू डेटा जो आपको न्यू डेटा मिलेगा, भले ही वो पास होने वाला डेटा होगा, लाइक उसमें स्टूडेंट्स के प्रीवियस ईयर के ग्रेड भी अच्छे हैं, उसने आवर्स ऑफ स्टडी भी अच्छे हैं, बट तब भी वो आउटपुट में क्या देगा, फेल। क्यों? क्योंकि वो ओवर ट्रेंड हो चुका है इसके ऊपर, ये हो चुका है ओवर ट्रेंड। ठीक है, और इस कंडीशन को हम मशीन लर्निंग में बोलते हैं ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग। ये हम आगे देखेंगे कि ये दोनों होती क्या क्या चीज़ें, बट ये दो कंडीशंस को करने करने लग जाता है। अगर एमएल, अगर कोई भी एल्गोरिथम आपका ज़्यादा बार ट्रेन हो जाए ना एक ही डेटा पे ऊपर, क्योंकि फेल वाले डेटा के ऊपर वो 400 बार ट्रेन हो चुका है और वहीं पास वाले के ऊपर वो 40 बार ट्रेन हुआ है बस। ठीक है, तो वो नए डेटा के ऊपर भी फेल देने लग गया हमें। तो यही आपका इम्बैलेंस डेटा सेट है कि कोई भी आपकी जो एक कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में।
ठीक है? यहाँ पे तो मैंने बस एक 2 कैटेगरी ली है पास और फेल का। सपोज़ यहाँ पे 4-5 कैटेगरी है और एक कैटेगरी डोमिनेट कर रही है। एक कैटेगरी हज़ारों में, बाकी कैटेगरी सिर्फ़ 100-100 में। ठीक है? तो वो एक कैटेगरी है ना, वो डोमिनेट कर जाएगी बाकियों पे। तो वो चीज़ क्या करती है, फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे उसकी तरफ टिल्ट हो जाता है। जो कैटेगरी डोमिनेट कर रही है उसकी तरफ वो टिल्ट हो जाएगा कि वो ज़्यादा आउटपुट उसी चीज़ को देने लग जाएगा। अब ठीक है? वो ज़्यादा फ़ोकस उस चीज़ पे करेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फेल हो जाएगा। कि जब वो पास वाले डेटा को भी फेल बता रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे एमएल एल्गोरिथम का हमारा, है ना? तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो हम वो टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहली टेक्निक होगी हमारी ओवर सैंपलिंग। ओवर सैंपलिंग। अब ओवर सैंपलिंग भी 2 टाइप की होती है हम पे। एक होती है रैंडम ओवर सैंपलिंग, ठीक है? और एक होती है स्मॉट, SMOTE। इसकी फुल फॉर्म क्या है स्मॉट की? सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैंपलिंग टेक्निक। ठीक है? ये आपकी स्मॉट की फुल फॉर्म है। ओके? सेकंड जो हमारा मेथड है इम्बैलेंस डेटा सेट को डील करने का, वो है अंडर सैंपलिंग। एक हो गई ओवर सैंपलिंग, एक हो गई अंडर सैंपलिंग। ठीक है? तीसरा जो तरीका है हम पे, वो है हाइब्रिड सैंपलिंग। हाइब्रिड से नाम आपको समझ आएगी होगा क्या चीज़ है वो। जब आप ओवर सैंपलिंग और अंडर सैंपलिंग को कंबाइन कर दोगे, तो आपकी हाइब्रिड सैंपलिंग बन जाएगी। ठीक है? जो चौथा तरीका है, वो है एनसेम्बल एमएल एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम ये शुरुआत के 3 डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हाइब्रिड सैंपलिंग तक। ये एनसेम्बल एमएल एल्गोरिथम क्या है, ये मशीन लर्निंग में देखेंगे। ठीक है? अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, तो कुछ ऐसे एमएल एल्गोरिथम्स हैं, लाइक एडा बूस्ट करके एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का, एक ग्रेडियंट बूस्ट है। ओके? तो ये जो एमएल एल्गोरिथम्स हैं, इनका क्या है, इनको क्या है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इम्बैलेंस डेटा सेट से। ठीक है? ये ऐसे एमएल एल्गोरिथम है जिनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका डेटा इम्बैलेंस हो भी। ज़्यादा इम्बैलेंस है डेटा सेट तो फर्क तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट इनको उतना फर्क नहीं पड़ता बाकी एमएल एल्गोरिथम्स के जितना। ठीक है? तो आप, अगर आपका थोड़ा बहुत इम्बैलेंस डेटा सेट है, तो आप एनसेबल एमएल एल्गोरिथम्स का यूज़ करोगे तो चलेगा। आपको ये तीनों टेक्निक्स लगाने के ऊपर की जरूरत भी नहीं है, फिर सीधा एमएल एल्गोरिथम यूज़ कर दो एनसेम्बल वाले। एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, और एक और होता है रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है? इनको यूज़ कर सकते हो आप। ओके? पांचवा एक और चीज़ होती है। सपोज आपका जो, अभी तो हम टेबुलर डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, CSV फाइल्स आ रही हैं। सपोज आप इमेज वाले डेटा पे काम कर रहे हो, तो वहां पे एक चीज़ होती है डेटा ऑगमेंटेशन। अब डेटा ऑगमेंटेशन मतलब, इसका मतलब होता है आप खुद का डेटा जनरेट कर रहे हो। इसका मतलब जनरेट योर ओन डेटा। सपोज आपको एक एमएल एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है, और इमेजेस के ऊपर काम करता है। हाँ, अगर ये डेटा ऑगमेंटेशन बात करें तो ये इमेजेस के ऊपर ज़्यादा फेमस है। ये इमेजेस, अगर आपका डेटा इमेजेस पे है, बाद में अगर हम डीप लर्निंग में भी जाएंगे तो इमेजेस पे बहुत काम करेंगे। तो मैं बताता हूँ डेटा ऑगमेंटेशन काम कैसे करता है। सपोज आपके पास 10 इमेज है बस ट्रेन करने के लिए। आपके पास ट्रेन करने के लिए सिर्फ 10 इमेजेस हैं। अब 10 इमेज तो काफ़ी नहीं होती किसी भी अगर आपको एमएल एल्गोरिथम या डीप लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करना है। 10 इमेजेस नॉट इनफ। ठीक है? आप क्या करोगे, इस पे डेटा ऑगमेंटेशन लगाओगे। डेटा ऑगमेंटेशन मतलब
अगर आपके पास कोई इमेज है, आपके पास सपोज ये इमेज है एक, ठीक है, आप क्या करोगे, इस इमेज को लेके इसे क्या कर दोगे, इन्वर्ट कर दोगे, उल्टा कर दोगे इस इमेज को, तो नई इमेज जनरेट हो गई। इसी इमेज को रोटेट कर दोगे, फ्लिप कर दोगे, या इसे रोटेट कर दोगे, ठीक है, या कुछ भी फिल्टर लगा दोगे इस इमेज पे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो इमेज पे, ठीक है। अब आपने एक इमेज, इसी एक इमेज को लिया, उस पर फ्लिप लगा दिया, उस पर रोटेशन भी लगा दिया, उस पर फिल्टर लगा दिया, तो आपको यहाँ से 3 इमेज जनरेट हो गई, एक इमेज से 3 इमेज जनरेट हो गई। तो वैसे अगर 10 इमेज पे आप ऐसे 3 3 फिल्टर लगा दोगे तो 30 इमेजेस जनरेट हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप अपना डेटा बढ़ा सकते हो। तो आप और ज़्यादा फिल्टर लगाओगे तो और ज़्यादा इमेजेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका डेटा ऑगमेंटेशन होता है। तो और भी टेक्निक्स होती हैं, मतलब मेनली यही ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हम जो देखेंगे आज की वीडियो में वो होगा ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग एंड हाइब्रिड सैम्पलिंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग में भी क्या, रैंडम ओवर सैम्पलिंग सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम ओवर सैम्पलिंग। तो इसके लिए मैं एक ऐसी डेटा सेट बनाता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सपोज मेरा एक फीचर 1 है, फीचर 1, यहाँ पे मेरा सेकंड कॉलम है फीचर 2। ये दोनों आपके क्या है, इनपुट कॉलम्स हैं, और एक यहाँ पे आउटपुट कॉलम बना रहा हूँ मैं क्लास करके, ठीक है। ये मेरा आउटपुट कॉलम है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा भर देते हैं। सपोज ये मेरा है 1, यहाँ पे भी 1 देते हैं, यहाँ पे देते हैं 2, 2, 5, 5 एंड 6, 6, 7, 7, 8, 8 ऐसे देते हैं, रैंडम देते हैं डेटा हम। 6, 7, 7, 8, 8, ये आपका डेटा सेट हो गया, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि। अब फिर आपको आपकी एक क्लास होगी, हर किसी को एक क्लास में तो कर रखे हैं। तो हम इसको क्लास देते हैं कि पहले वाले 2 की वैल्यू आ रही है 1, और बाकी सबकी वैल्यू क्या है, 0, 2, 3, 4। पहले आपको देखो, ये देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल डेटा, डेटा कितना है, 6। अब क्लास 1 वाला डेटा कितना है, क्लास 1 कितने हैं, 2 ही हैं बस। और क्लास 0 वाला 4 है। तो देखो इम्बैलेंस डेटा है ना, क्योंकि 0 में ज़्यादा है। और क्लास 1 क्या होगी आपकी, माइनॉरिटी क्लास। ये क्या हो गया आपका, माइनॉरिटी क्लास, क्योंकि इसमें कम डेटा वैल्यूज है। ये आपकी माइनॉरिटी क्लास हो गई, ठीक है। ओवर सैम्पलिंग से ये समझो कि ओवर सैम्पलिंग करती क्या है, कि जो आपकी माइनॉरिटी क्लास होगी ना, उसके अंदर ये वैल्यूज को ऐड करेगा। क्या करेगा, वैल्यूज को ऐड करेगा। और यहाँ पे रैंडम ओवर सैम्पलिंग लिखा है, तो रैंडम वैल्यूज को ऐड करेगा, रैंडम वैल्यूज को ऐड करेगा, रैंडम ओवर सैम्पलिंग। कि क्या हो जाए, जो क्लास 1 है हमारी, उसमें भी कितने डेटा पॉइंट्स हो जाए, 4, और क्लास 0 में भी 4। तो ये आपका बैलेंस डेटा सेट हो गया आपका। एट द एंड ये काम है हमारा ओवर सैम्पलिंग का। तो अब ये करता कैसे है, वो देखते हैं। ये आपका ओरिजिनल डेटा सेट है। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, रैंडम ओवर सैम्पलिंग। इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं, उसके बाद कोड से देखेंगे। तो हमने ये तो पहचान लिया कि माइनॉरिटी क्लास कौन सी है और मेजॉरिटी क्लास कौन सी है। अब उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। ये देखो एक तरह से ये क्या करता है, ये ना डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट करता है, रैंडम ओवर सैम्पलिंग डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट करेगा माइनॉरिटी क्लास से, यानी ये इससे सिलेक्ट करेगा, क्लास 1 से डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट करेगा, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा, उसे उसे डुप्लीकेट कर देगा। क्या कर देगा उसे, डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखो हमारा पहला वाला क्या है, 1 1, ठीक है। ये देखो पहले वाले रो देखो अपनी, 1 और 1, ओके। और मैं हम पे चलो दो रो है, 2 2, ये 1 1 वाली है और एक 2 2 वाली है जिसमें 1 क्लास है। और हमें भरने कितनी वैल्यू है, इसमें 2 है क्लास 1 में, क्लास 0 में 4 है, तो हमें 2 वैल्यू और चाहिए क्लास 1 के लिए, ठीक है। 2 वैल्यू और चाहिए, तो हमें 2 वैल्यू भरनी है, मतलब इसे इम्बैलेंस डेटा सेट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रैंडमली कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा इसी डेटा सेट में से, माइनॉरिटी क्लास में से रैंडमली कोई भी। तो सपोज इसने यही वाली वैल्यू सिलेक्ट कर ली, 1 1 वाली, ये सिलेक्ट कर लेगा 1 कॉमा 1 वाली, और एक बार ये 2 कॉमा 2 वाली ले लेगा। दोनों बार 1 1 भी ले सकता है, कुछ मतलब ये अपने रैंडमली करता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ले लेता हूँ कि इसने एक बार 1 1 वाली ले ली, एक बार 2 2 वाली ले ली, और इन दोनों वैल्यूज को लेके डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा उसका जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है, जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसमें क्या कर देगा, ऐड, ठीक है। तो हमारा जो न्यू डेटा सेट है वो क्या होगा, अब जो हमारा न्यू डेटा सेट होगा वो होगा, यहाँ पे हमारा फीचर 1 है, यहाँ पे हमारा फीचर 2 है, और यहाँ पे हमारी क्लास है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या था उस समय, 1 1, और क्लास क्या थी हमारी 1, और क्या था हमारे पास 2 2, और क्लास क्या थी हमारी 1, ठीक है। ये तो आपने था ही आपके पास 1 1 1 2 2 1, ये तो था आप पे, ठीक है। इसने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को वापस लिए एक बार, इसने इस वाली वैल्यू को भी लिया, इस वाली वैल्यू को भी लिया, डुप्लीकेट किया और वापस इसी डेटा सेट में ऐड कर दिया। तो यानी 1 1 1 2 2 1, और बाकी जो आपका बचा डेटा सेट है ही, बाकी क्या है आपका 5 5 6 6, बाकी है आपके पास 5 5 0 6 6 0 7 7 0 8 8 0, ठीक है। ये वैल्यूज तो आप पे थी हो पहले भी, और जो शुरुआत के ऊपर की दो वैल्यू हैं ये भी पहले से थी। ये किसकी है, ओरिजिनल की है। ये वाली नीचे वाली भी किसकी है, ओरिजिनल डेटा सेट की है आपकी। बट ये जो बीच में दो वैल्यूज ऐड हुई हैं, ये क्या है आपकी, डुप्लीकेटेड वैल्यू है। ये हैं डुप्लीकेटेड वैल्यूज, जो किससे आई है, ओवर सैम्पलिंग की वजह से आई है, रैंडम ओवर सैम्पलिंग की वजह से आई है, ठीक है। तो यही है रैंडम ओवर सैम्पलिंग। ये माइनॉरिटी क्लास से कुछ भी वैल्यू लेता है, कोई भी रो पकड़ लेगा माइनॉरिटी क्लास से, उसको डुप्लीकेट करके वापस ओरिजिनल डेटा सेट में ऐड कर देगा। बस इतना ही काम है, रैंडमली उठाता है कोई वैल्यू। इस बार तो जैसे मैंने 1 1 वाली को उठा दिया एक बार, और एक बार 2 2 वाली को, ये दोनों बार 1 1 वाले को भी उठा सकता है, ठीक है। दोनों बार 1 1 वाले को भी उठा सकता है, और माइनॉरिटी फिर ऐड कर देगा ओरिजिनल डेटा सेट में, बन गया आपका डुप्लीकेट वैल्यू। और डुप्लीकेट वैल्यू ऐड हो गया तो अब देखो, अब आपकी क्लास 1 चेक करो, क्लास 1 की कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, और क्लास 0 की ऐड कर देखो, 1 2 3 4, हो गया आपका डेटा बैलेंस, 4 4 हो गई दोनों की वैल्यू, डेटा बैलेंस है अब आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब मेन चीज़ है, आपसे यूज़ कब करोगे, ठीक है। व्हेन टू यूज़, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब डेटा सेट स्मॉल हो, स्मॉलर डेटा सेट, जब आपके पास छोटा डेटा सेट हो तभी आपको यूज़ करना है, ठीक है। क्यों स्मॉलर डेटा सेट में, क्यों, क्योंकि अगर आप स्मॉलर डेटा सेट के ऊपर अंडर सैम्पलिंग लगाओगे, जो भी हम आगे पढ़ेंगे अंडर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग क्या है, जैसे ओवर सैम्पलिंग ऐड करता है चीज़ों को, अंडर सैम्पलिंग हटाता है चीज़ों को। अब आपके पास डेटा ही स्मॉल है, 100 लोगों का ही डेटा है, उसमें आप अंडर सैम्पलिंग लगा दोगे तो अंडर सैम्पलिंग तो चीज़ें हटाता है डेटा सेट से, ठीक है। जैसे ओवर सैम्पलिंग में हम ऐड कर रहे थे ना डुप्लीकेट वैल्यू, वो हटाता है चीज़ें। तो अब 100 का डेटा सेट है, उसमें से आप हटा दोगे और चीज़ें भी, तो डेटा तो आपका खत्म हो जाएगा वैसे ही, उस पर क्या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाओगे आप, ठीक है। तो कब यूज़ करना है ओवर सैम्पलिंग, जब आपके पास डेटा सेट स्मॉल हो, और दूसरा जब आपके पास हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट हो।
हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट। लाइक आपका रेशियो ऐसा कुछ हो, सपोज आपका रेशियो है कि एक क्लास आपकी 80% ऑफ डेटा ले रही है और दूसरी क्लास आपकी 20% ऑफ डेटा। सपोज जैसे जो क्लास 1 हमने पढ़ी है ऐसे, वो 80% ऑफ डेटा ले रही है और दूसरी क्लास जो क्लास 0 है वो 20% ऑफ डेटा, मतलब हाईली इम्बैलेंस है डेटा सेट। देखो क्लास 1 ज़्यादा डोमिनेट कर रही है और ऐसी 2 3 4 5 क्लास है कितनी भी हो, मतलब ऐसा हो कि एक क्लास हद से ज़्यादा डोमिनेट कर रही है ना जब, तब। और जब डेटा सेट भी स्मॉल हो तो आप रैंडम ओवर सैम्पलिंग यूज़ कर लो। और कब यूज़, और थोड़ा एक डिसएडवांटेज इसका है। डिसएडवांटेज अगर आप देख रहे होगे, वो है क्या चीज़ इसमें डिसएडवांटेज, कि ये डुप्लीकेट वैल्यू ला रहा है डेटा में। जो है ये डुप्लीकेट वैल्यूज ला रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है डेटा में थोड़ा दिक्कत आती है कि अब कोई डुप्लीकेट वजह से हम जनरली क्या होता है डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाते हैं, पांडास वगैरह में पढ़ा था। डुप्लीकेट वैल्यू दिखती है हम हटाते हैं, यहाँ तो हम खुद ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एमएल एल्गोरिथम्स होते हैं ना, अगर ज़्यादा ही डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई तो क्या होती है, एक चीज़ होती है ओवर फिटिंग, ठीक है। ओवर फिटिंग अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग में, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा होता है कि जैसे अगर आपके पास जनरली मशीन लर्निंग में दो टाइप के डेटा होते हैं। एक होता है ट्रेनिंग डेटा, एक होता है टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा जिसपे आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करते हो, और टेस्टिंग डेटा होता है कि जिसपे आप उसको टेस्ट करोगे कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है हमारी, ठीक है। तो जब आप ट्रेन करते हो तब तो आपकी एक्यूरेसी आ रही होती है 98% कुछ, बट आप जब उसे टेस्ट करते हो तो उसकी एक्यूरेसी आ रही है 60% कुछ। इसको ओवरफिटिंग कहते हैं कि मतलब ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छे से काम कर रहा है, बट जब हम उसे नए डेटा पे टेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बेकार रिजल्ट दे रहा है, तो इसको ओवरफिटिंग कहते हैं। और ये किसकी वजह से आती है, डुप्लीकेट वैल्यूज की वजह से। अगर डेटा में आपकी हद से ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है, तभी तो मैंने बोला स्मॉलर डेटा सेट पे लगाओ, कि अगर लार्जर डेटा सेट पे लगाओगे तो उतनी ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज बन जाएंगी, तब तो आपका एमएल एल्गोरिथम ओवरफिटिंग करेगा बार बार। तो बनाने का फ़ायदा क्या है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जब उसने गलत ही बतानी है वैल्यूज, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल अप्रोच तो देख लिया हमने, अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं रैंडम ओवर सैम्पलिंग का। तो पहले हम जो अपनी बेसिक लाइब्रेरी है उनको इंपोर्ट करेंगे, पांडास, नंपाई और मैटप्लॉटलिब को, ठीक है। अब रैंडम ओवर सैम्पलिंग किस चीज़ के अंदर है, एक लाइब्रेरी हम पे IMB लर्न। आपको मैंने मैथमेटिकल अप्रोच बता दी, लेकिन आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। एक लाइब्रेरी है वो अपने आप करती है सब काम। आपको इंस्टॉल करना है इसे पिप इंस्टॉल IMB लर्न करके। उसके बाद IMB लर्न से आप एक ओवर सैम्पलिंग नाम का एक मॉड्यूल है, उससे आप एक इंपोर्ट करोगे रैंडम ओवर सैम्पलर, यानी रैंडम ओवर सैम्पलिंग वाला करने वाला जो है मॉड्यूल, उसका नाम है रैंडम ओवर सैम्पलर। तो इसको इंपोर्ट करेंगे हम। अब मैंने यहाँ पे एक डेटा क्रिएट किया है, ठीक है। ये वाला पूरा जो सेल है ये डेटा क्रिएट करने के लिए है। तो मैंने, हमारा डेटा ऐसा कुछ है, ये देखो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, फीचर 1, फीचर 2 एंड क्लास, ओके। ऐसे ही कुछ बना हुआ आपका डेटा सेट, 1 1 2 2 5 5, एग्जाम्पल से याद आ रहा होगा आपको कुछ, ओके। तो हम क्लास की वैल्यू काउंट्स देखते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि डेटा सेट आपका कितना इम्बैलेंस है। देखो जो जीरो नाम की क्लास है, ठीक है, ये जीरो वाली क्लास है, वो आपकी ले रही है 8 वैल्यूज, और जो 1 वाली क्लास है वो आपकी ले रही है 2 वैल्यूज। मतलब अगर 10 वैल्यूज हैं, ओवरऑल कितनी वैल्यूज हैं 10, उसमें से 80% डेटा क्या ले रहे हैं, जीरो वाली वैल्यूज ले ले रही है, जीरो क्लास ले ले रही है। और जो 1 क्लास है वो कितनी ले रही है 20%। तो हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है, स्मॉल डेटा सेट भी है। दोनों कंडीशन चेक हो गई आपकी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी व्हेन टू यूज वाली कंडीशंस, ठीक है। तो आप रैंडम ओवर सैम्पलिंग लगा सकते हो उस पे, छोटा डेटा सेट है हमारे पास, ये तो काफ़ी छोटा है, इससे भी बड़े डेटा सेट पे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे किसको, रैंडम ओवर सैम्पलर को जो हमने इंपोर्ट किया है। तो मैंने एक ROS नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया इसे, रैंडम ओवर सैम्पलर को। आप इस रैंडम स्टेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ये जो वैल्यू मैंने 42 डाली है जरूरी नहीं है कुछ भी डाल सकते हो, जीरो डाल सकते हो, 100, कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो आपने इसे इनिशियलाइज कर दिया रैंडम ओवर सैम्पलर को। ये इनिशियलाइज करने वाला तो आपने बहुत कॉमन हो गया, अब तक आपने देख लिया होगा, वन हॉट एनकोडर में इसे इनिशियलाइज कर रहे थे, लेवल एनकोडर में इनिशियलाइज कर रहे थे, तो हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया अपना रैंडम ओवर सैम्पलर, ठीक है।
अब जो ये रैंडम ओवर सैम्पलर है ये हमें रिटर्न करता है नमपाई एरे, ठीक है, ये याद रखना, ये नमपाई एरे स्टोर रिटर्न करता है हमें, ठीक है। तो हम इन नमपाई एरे को किस में स्टोर करने वाले हैं, एक एक्स रीसैम्पल्ड में, एक वाई रीसैम्पल्ड में। एक्स और वाई हमारे क्या हैं, एक्स हमारे ये हैं फीचर 1 एंड फीचर 2, वाई हमारा क्या है, क्लास। ओके, तो एक्स के अंदर आपका स्टोर होने वाला है फीचर 1 फीचर 2, वाई के अंदर आपका स्टोर होने वाला है क्लास। ये नमपाई एरे में स्टोर होंगे आपके। ओके, तो अब हम लगाएंगे आर ओ एस, जिसके अंदर आपका रैंडम ओवर सैम्पल स्टोर है, डॉट फिट रीसैम्पल, ये आपका मेथड है रीसैम्पलिंग करने के लिए, सैम्पलिंग करने के लिए, ठीक है। फिट रीसैम्पल लगाओगे, ब्रैकेट पास करोगे। अब इस ब्रैकेट में आपको दो चीज़ें डालनी होती हैं। पहले उसमें डालोगे आपको किन पे अप्लाई करना है, मतलब आपके इनपुट कॉलम कौन से हैं, इनपुट कॉलम कौन से हमारे फीचर 1 एंड फीचर 2, और कॉमा डाल के डालोगे आउटपुट कॉलम कौन सा आपका, आउटपुट कॉलम क्या है हमारा, क्लास, ठीक है। तो हमने इनपुट कॉलम डाला। अब हम एक साथ दो कॉलम्स को डाल रहे हैं अपने रीसैम्पलर में, तो हमने यहाँ डबल ब्रैकेट डाले हैं, एक तरह से लिस्ट के अंदर पास किया है, डीएफ में डीएफ डाला, उसके बाद एक लिस्ट में पास करा फीचर 1 एंड फीचर 2 यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट में पास कर दिया। अब इसको रन करते हैं, तो हो चुका है। अब हम अपना एक्स रीसैम्पल देखते हैं, इसको कॉपी करके, ये देखो, ये आपका एक्स रीसैम्पल्ड आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया एक्स रीसैम्पल्ड। ओके, और सेम हम अगर अपना वाई रीसैम्पल्ड देखेंगे, ये आपका वाई रीसैम्पल्ड आ गया। ये आप एक्स रीसैम्पल्ड आपका डेटा फ्रेम है, एक वाई रीसैम्पल्ड आपकी एक सीरीज है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे डेटा सेट बनाने के लिए, अपना नया डेटा सेट जो रीसैम्पल्ड डेटा सेट आया हमारा। तो हमारा जो रीसैम्पल्ड डेटा सेट है उसको मैं इस नाम से बना रहा हूँ, डी एफ रीसैम्पल्ड, और पी डी डॉट डेटा फ्रेम बना रहा हूँ मैं किसका, एक्स रीसैम्पल्ड का। एक्स रीसैम्पल्ड तो आपने देख ही लिया होगा हमारा क्या था, ये, ठीक है, इनका डेटा सेट बना रहे हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कितनी वैल्यू थी, 10, और यहाँ कितनी है हमारे पास, 16। ओरिजिनल में कितनी थी, 10, और यहाँ कितनी है, 16 हो गई हम पे। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ 15 दिखा रखी है, मतलब 16, ठीक है। तो ओरिजिनल में कितनी थी, 10 वैल्यूज, और यहाँ पे हम पे आ गई अब 16। तो हमने जो नया डेटा सेट बनाया है रीसैम्पल, उसको हम उस पे लगा रहे हैं, उसका नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो हमने एक्स रीसैम्पल उससे एक डेटा फ्रेम बनाया, और सेम उसमें वाई रीसैम्पल्ड को जोड़ दिया, रन करा, और अब इसका वैल्यू काउंट देखते हैं हम। उस समय ऊपर देखा तो कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, 8 एंड 2, यहाँ पे 8 एंड 2, और अब देखते हैं 8 एंड 8, ठीक हो गया। बट अगर आप ये देखोगे, डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, सॉरी डी एफ रिसैम्पल्ड, क्योंकि रिसैम्पल्ड के अंदर होंगी ना हमारी डुप्लीकेट वैल्यू। ये देखो, इसने 6 डुप्लीकेट वैल्यू ऐड की है। ओवरऑल कितनी थी हम पे, ओरिजिनल वाले में 10 थी, इसने 6 ऐड कर दी है, तो अब कितनी हो गई हम पे, 16, ठीक है। और 16 यानी हो गई 8 और 8 16, क्योंकि इसमें 2 थी ना, 1 वाली क्लास में कितनी थी, 2, इसने 4, इसने 6 और ऐड कर दी। तो यही किया है ओवर सैम्पलर ने, भले ही इसने डुप्लीकेटेड वैल्यूज ऐड कर दी, बट छोटा डेटा सेट है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और हाईली इम्बैलेंस भी है डेटा सेट हमारा। तो यही काम है बस इसका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया रैंडम ओवर सैम्पलर कि कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। तो अब हम अगला देखेंगे, अगला क्या है हमारा, ओवर सैम्पलिंग ही है हमारा, लेकिन अगली टेक्निक कौन सी है हमारी, स्मॉट, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक।
तो हम जो नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे ओवर सैम्पलिंग की, वो है स्मॉट, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे कि ये काम कैसे करता है हमारे लिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक डेटा सेट क्रिएट करते हैं अपने के लिए, फीचर 1, फीचर 2 एंड क्लास। ठीक है, जैसे पहले उसमें देखा था, सेम यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं 1 1 2 2 5 5 6 6 7 7 8 8। ठीक है, और हम कुछ क्लास देते हैं ऐसे रैंडमली, शुरुआत के 2 को 1 देते हैं कि 1 क्लास के हैं ये, बाकी जो 4 बचे 2 3 4, तो ये आपका डेटा सेट है। ओके, हम्म, तो ये आपका है डेटा सेट। ठीक है, इसमें से जो हमारे फीचर 1 फीचर 2 है ये आपके इनपुट कॉलम्स है, और क्लास आपका आउटपुट कॉलम है। तो आपके ओवरऑल डेटा कितना है, 1 2 3 5 6, ओवरऑल डेटा 6 है। क्लास 0 4, क्लास 1 2, इम्बैलेंस डेटा सेट है। ठीक है, माइनॉरिटी वाला डेटा सेट कौन सा है आपका, माइनॉरिटी वाला, सॉरी माइनॉरिटी वाली आपकी कैटेगरी कौन सी है, माइनॉरिटी क्लास कौन सी है आपकी, माइनॉरिटी क्लास है हमारी क्लास 1। और इसे अगर इम्बैलेंस डेटा सेट को हमें ठीक करना है तो माइनॉरिटी क्लास में कितने वैल्यूज और ऐड करनी है हमें, 2 है। बैलेंस करना है तो कितनी और ऐड करनी है हमें, ऐड कितनी करनी है हमें, +2, 4 4 करनी है ना इनसे, 4 4 करनी है कि क्लास 0 में भी 4 हो, क्लास 1 में भी 4 हो। तो अब ये स्मॉट काम कैसे करता है, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि माइनॉरिटी क्लास कौन सी है। अब ये इसमें जो ये एस है, स्मॉट का एस, सिंथेटिक, सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल, खुद बनाया हुआ। तो हम इसमें क्या करते हैं, अपना खुद का बनाया हुआ डेटा डालते हैं। ओवर रैंडम ओवर सैम्पलिंग में क्या कर रहे थे हम, डुप्लीकेट डेटा डाल रहे थे, मतलब जो पहले से है उसी को डुप्लीकेट करके डाल दे रहे थे ओरिजिनल में। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम नया डेटा क्रिएट करेंगे खुद के उससे। अब उसके पीछे का लॉजिक स्मॉट, टेक्निक को नाम स्मॉट दिया गया है। अब वो काम कैसे करती है वो टेक्निक, वो देखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप होगा आपका, सिलेक्ट एनी इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी कोई भी रो मान लो, ठीक है, ऑफ माइनॉरिटी क्लास, माइनॉरिटी क्लास की कोई भी एक रो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इस केस में हम सपोज ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 1 1 वाली। माइनॉरिटी क्लास कौन सी है, 1, तो हम 1 1 1 वाली ले लेते हैं। तो इसमें हमारा फीचर 1 क्या है, हमारा 1, कॉमा फीचर 2 क्या है हमारा 1। ठीक है, ये हमने पहली रो सिलेक्ट कर ली, किसमें, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ओके, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरी चीज होती है इसमें, आपको एक उसका नेबर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट नेबर ऑफ दैट रो। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं के नेबर। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, जो कॉमनली हम यूज करते हैं, ये होता है के इक्वल टू 5, यानी 5 नेबर तक सिलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, बट इस केस में जहाँ पे हम अभी देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी हम छोटा सा डेटा सेट, तो हम यहाँ पे क्या कर लेके चलेंगे, के इक्वल टू 1। अब ये होता क्या है, इसको अब अगर मैं देखूं तो इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि आपको के नेबर होता क्या है। ये एक मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम भी है, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो मैं अगर इसको आपको पॉइंट से समझाऊं, ग्राफ से समझाते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास पॉइंट क्या थे, 1 1, तो सपोज यहाँ पे 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5।
ठीक है, तो 1 1 वाला पॉइंट कहाँ होगा हमारा, यहाँ कहीं होगा। 2 2 वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। 3 3 वाला यहाँ कहीं होगा। 4 4 वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा एंड 5 5 वाला यहाँ कहीं होगा। ऐसे ही था हमारे डेटा सेट भी कुछ 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब हमारा हमने पॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया है, ये देखो आप 1 1 सिलेक्ट किया है। ठीक है, 1 1 सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये वाला सिलेक्ट कर रखा हमने। ओके, अब हमारा अपने डेटा सेट में ढूंढना है इसका नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा। देखो हमारे पास एक पॉइंट है 2 2 करके भी है। ठीक है, और यहाँ पे है 2 2। अभी हम k इक्वल टू 1 ले रहे हैं, बस क्या ले रहे हैं हम, k इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1 यानी हमें सिर्फ 1 या एक नेबर ढूंढना है बस। सिर्फ कितना ढूंढना है, एक नेबर। जब k इक्वल टू 5 होगा तो यानी 5 नेबर्स ढूंढने। अभी हम 1 ले रहे हैं तो 1 नेबर। तो 1 नेबर कौन सा है इसका, जो सबसे इसके क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट डिस्टेंस के बेसिस पे देखो, ये वाला 2 2 वाला सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, तो ये मिल गया हमें पॉइंट, यही पॉइंट ढूंढना था हमें बस। ये आपका के नेबर है इसका, ये आपका 1 1 पॉइंट वाले का के नेबर है 2 2। मिल गया आपको के नेबर भी, बस। ठीक है, तो हमें अपना के नेबर मिल गया यहाँ पे। तो हमारा जो के नेबर है वो क्या है, 2 2। मतलब एक तरह से मान लो आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, और फिर चेक करना है कि 1 1 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 1 1 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा जाता है, 2 2। 5 5 दूर है, 6 6 दूर है, 7 7 दूर है, 8 8 दूर है। ठीक है, आप खुद ही देख लो ग्राफ में कि अगर मैं यहाँ पे 5 5 बनाऊंगा तो 5 5 कितना दूर है 1 1 से, है ना। देखो 1 1 से ये कितना दूर है, और ऐसे ही 6 6 7 7 8 8 तो और दूर चले जाते। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा मिला हमें, 2 2 मिला इसके। तो हमें मिल गया अपना के नेबर, और अभी हम बस के इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, इसको दो चीज़ें मिल गई, आपने इंस्टेंस ले लिया, आपको नेबर मिल गया। अब होगा आपका सिंथेटिक डेटा जनरेट। सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल, जो खुद से बनाया हुआ सिंथेटिक डेटा जनरेट करेगा ये। कैसे करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो सिंथेटिक डेटा होगा आपका, उसका फॉर्मूला ये है, जो भी आपका माइनॉरिटी क्लास का इंस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूँ एक्स आई ले लेते हैं, चलो इंस्टेंस है ना, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी आपने ये सिलेक्ट किया है, यानी ये इंस्टेंस वाला 1 1, इसको प्लस लैम्डा इंटू एक्स एन, एन यानी आपका नेबर है जो, यानी ये 2 2, माइनस एक्स आई, आई यानी इंस्टेंस है यानी 1 1। लैम्डा आपकी वैल्यू वो खुद डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये आपका जो स्मार्ट एल्गोरिथम आप यूज़ करते हो ये खुद डिटरमाइन करता है, इसके आपको लैम्डा के उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उस वाले केस में भी, जो इससे पहले हमने फीचर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह देखे थे, सॉरी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी वो लैम्डा की वैल्यू खुद जनरेट करता है। ठीक है, अभी के लिए हम सपोज करके लेते हैं कि जो स्मार्ट ने यूज़ करके निकाला है वो लैम्डा निकाला है उसने 0.5। ठीक है, अभी एज्यूम कर रहे हैं बस हम कि 0.5 आया है हमारा। ठीक है, तो अब होगी कैलकुलेशन, अब होगा जो हमारा सिंथेटिक डेटा जनरेट, कैलकुलेशन। ओके, अब करेगा ये सिंथेटिक डेटा जनरेट हमारा, पहले ही फीचर 1 पे काम करेगा। फीचर 1, फीचर 1 यानी ये वाला फर्स्ट रो के लिए जनरेट करेगा, फिर सेकंड रो को जनरेट करेगा वो। तो फर्स्ट रो के लिए क्या करेगा वो, हमारा फॉर्मूला ऐसा कुछ था, एक्स आई प्लस लैम्डा इंटू एक्स एन माइनस एक्स आई। आई आपका इंस्टेंस है, एन आपका नेबर है। ओके, तो पहले ये फीचर 1 जनरेट करेगा। फीचर 1 क्या होगा आपका, पहले हमारा क्या है, एक्स आई क्या है 1। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या था, हमें आपको यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, इंस्टेंस वगैरह भी लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखा है, इंस्टेंस हमारा है 1 1।
वैसे आपका जो नेबर है वो आपका है 2,2। तो इसमें जो ये पहला वन है ये आपका फीचर वन का है, ये दूसरा वन फीचर टू का है, ये फीचर वन का है टू, ये फीचर टू का टू है। ठीक है, तो आपने फीचर वन का लेना है पहले, तो वन प्लस यानी ये वाला लिया आपने, ये वाला वन। ठीक है, इस वन को लिया आपने, वन प्लस लैम्डा हम एज्यूम करके चल रहे थे 0.5, लैम्डा हम कितना एज्यूम कर रहे थे 0.5 प्लस एक्स एन यानी ये वाला फीचर वन का, तो 2 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 1.5। सेम फीचर टू के लिए निकालोगे, फीचर टू में भी कौन सा, इस बार ये वाला वन लोगे, वन प्लस 0.5 प्लस, और ये वाला टू लोगे नेबर वाले के लिए, 2 - 1। और इसका भी सेम ही तो चीज़ है क्योंकि दोनों पॉइंट सेम थे हमारे, 1 1 2 2। इन केस अलग पॉइंट होते तो अलग वैल्यूज डालते हम, तो ये भी आएगा 1.5। तो आपका पहला सिंथेटिक डेटा मिल गया आपको। तो जो हमारा सिंथेटिक डेटा बनेगा वो होगा हमारा, जो न्यू पॉइंट बनेगा 1.5 कॉमा 1.5, ये आपका नया डेटा है। और ये आपका जुड़ जाएगा 1.5 1.5 कहाँ, यहाँ पे ओरिजिनल डेटा सेट में 1.5 1.5। और हम माइनॉरिटी क्लास के लिए जनरेट कर रहे हैं तो आपका ये तो क्या होगा, वन ही होगा, क्लास वन के लिए तो जनरेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तो वन रहेगी आपकी क्लास, पहला डेटा जनरेट हो गया। सेम आप इसी चीज़ को रिपीट करोगे वापस, इसी चीज़ को वापस रिपीट करोगे। इस बार हम 2 2 पे लगाते हैं। ठीक है, सपोज इस बार अगर हम 2 2 पे लगाते, मतलब अब की बार हम इस 2 2 वाले को ले रहे हैं इंस्टेंस, इसको भूल जाओ, 1 1 वाले को भूल जाओ, इसको देखो, अब 2 2 को देख रहे हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा 2 2 वाला पॉइंट है, यानी इसको थोड़ा हाँ, तो इस बार हम इसको देख रहे हो आप, ये वाला 2 2 वाला पॉइंट, इसका नियरेस्ट नेबर ढूंढो, कौन सा इसका नियरेस्ट, इसका नियरेस्ट नेबर ये 1 1 है। फिर पीछे की तरफ भी देख सकते हो आप, नियरेस्ट यानी ऑल डायरेक्शन में कोई भी नियरेस्ट। 5 5 तो बहुत दूर है ना, 5 5 6 6 7 7 8 8 थे ना हमारे पास, वो तो सब दूर दूर जा रहे हैं। क्लोज कौन सा आ रहा है, 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो जो ये 2 2 का नियरेस्ट नेबर होगा वो कौन सा होगा, 1 1 1 1 का 2 2 था, 2 2 का 1 1 है नियरेस्ट नेबर। सेम वही फॉर्मूला लगाओगे आप। ठीक है, यही सारी चीजें करोगे तो आपको जो वापस जो नया न्यू डेटा आएगा वो यही आने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो आपका जो न्यू डेटा आने वाला है वो वापस यही आएगा, 1.5 1.5। एक और बार आएगा आपका सिंथेटिक डेटा नया, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये प्रोसेस रिपीट करते रहनी है आपको। ठीक है, जो आपका ये सिंथेटिक डेटा आने वाला है इस बार, वो भी क्या आएगा, 1.5 कॉमा 1.5। ठीक है, इसको ओरिजिनल डेटा में चेंज ऐड कर दो, 1.5 1.5, और वैल्यू तो 1 रहेगी। तो ये आपका ऊपर वाला ओरिजिनल डेटा सेट था, उसमें 2 वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो अब आपकी क्लास वन चेक करो, क्लास वन क्या है अब, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं। सेम क्लास जीरो के लिए चेक करो, 1 2 3 4, सॉरी 4। डेटा सेट बैलेंस हो गया आपका, डेटा सेट बैलेंस। बस ऐसे काम करता है, और कोई डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं आई। मतलब यहाँ पे आपको लग रहा होगा डुप्लीकेट वैल्यू आ गई 1.5 1.5 1.5, बट वो हमारा डेटा इतना हमने सिंपल ले रखा है, इस वजह से आ रही है वो डुप्लीकेट वैल्यू। अब डेटा हम पे थोड़ा और हैवी नंबर्स होंगे तो फिर ये डुप्लीकेट वैल्यूज कम आएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई चांस नहीं है इनका डुप्लीकेट वैल्यूज आने का। और हमने एक तो डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमने क्या लिया है, k = 1। ठीक है, हमने बस एक ही नेबर को सिलेक्ट किया है, अगर हम ज़्यादा नेबर्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यू आने का चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा कम है इसलिए हमने k = 1 लिया है, वरना k = 1 नहीं लेते हम, जनरली k = 5 लिया जाता है। ठीक है, जब भी आप डेटा सेट्स पे काम कर रहे हो, वो तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि काम कैसे करता है। अब है इसका
कि व्हेन टू यूज, ठीक है। तो बस एक ही रीज़न है, पहला तो ये है कि आप स्मॉल डेटा सेट है, जो कि रीज़न मैं बता चुका हूँ उसमें, रैंडम ओवर सैम्पलिंग में, ठीक है। बाकी दो, पहले के दो रीज़न तो वही हैं कि स्मॉलर डेटा सेट है, हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है, हाईली इम्बैलेंस है, ठीक है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनको मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रैंडम ओवर सैम्पलिंग में जाके देख लो एक बार, ठीक है। अब रैंडम ओवर सैम्पलिंग में आपको एक डिसएडवांटेज मिल रहा था। क्या था वो आपका डिसएडवांटेज? कि डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। और डुप्लीकेट वैल्यूज से क्या होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में? ओवरफिटिंग, राइट, ओवरफिटिंग होती है। तो जो ये है स्मॉट, ये इस चीज को ठीक कर देता है। स्मॉट में ओवरफिटिंग नहीं होती जनरली, स्मॉट इस चीज को फिक्स कर देता है, इसलिए स्मॉट को प्रेफर किया जाता है ओवर सैम्पलिंग में एज कम्पेयर टू रैंडम ओवर सैम्पलिंग, ठीक है। तो आप स्मॉट को यूज करोगे जनरली। रैंडम ओवर सैम्पलिंग ठीक है, बट डुप्लीकेट वैल्यूज लाता है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ेगी, वो ओवर फिटिंग वगैरह हो जाती है डेटा सेट में, ठीक है। और डुप्लीकेट वैल्यूज ठीक भी नहीं होती डेटा सेट के लिए, तो इसलिए स्मॉट यूज करो, क्योंकि स्मॉट क्या है, आपने जो आपका जो इंस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, जैसे हमने 1 1 ले रहे थे, और जो आपकी नेबर्स वैल्यू है, जो आपकी नेबर्स वैल्यूज है, उनके बीच का डेटा जनरेट करता है, ओके। मतलब इंस्टेंस वैल्यू भी आपकी क्लास 1 की होनी चाहिए, नेबर वैल्यू आपकी क्लास 1 की होनी चाहिए, ऐसे नहीं दोनों अलग अलग क्लास की निकाल रहे हो, ये भी क्लास 1 की होनी चाहिए, ये भी अब नेबर्स वैल्यू भी क्लास 1 की होनी चाहिए, और इनके बीच का डेटा आपका जनरेट करता है ये सिंथेटिक डेटा, आर्टिफिशियली, जो डेटा प्रेजेंट है भी नहीं, खुद से जनरेट कर रहा है वो डेटा, ठीक है। तो हमने ओवर सैम्पलिंग में यही पढ़ा है, ओवर सैम्पलिंग क्या करती है, डेटा ऐड करती है डेटा सेट में, और अंडर सैम्पलिंग हटाती है। अंडर सैम्पलिंग अभी इसके बाद देखेंगे, अंडर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग हमने दो चीज़ें पढ़ी है, रैंडम ओवर सैम्पलिंग और स्मॉट। रैंडम ओवर सैम्पलिंग डुप्लीकेटेड वैल्यूज डालती है, स्मॉट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालता, वो एक मैथमेटिकल अप्रोच यूज करता है, जो कि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, ठीक है, एक्स आई प्लस लैम्डा एक्स एन माइनस एक्स आई, ठीक है। एक्स आई आपका इंस्टेंस वैल्यू है, जिस वैल्यू को आप सिलेक्ट कर रहे हो, एक्स एन आपका नेबर वैल्यू है, ओके। अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल अप्रोच, तो देख लिया हमने, अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। सेम IMB लर्न से इंपोर्ट करोगे, डॉट ओवर सैम्पलिंग से इंपोर्ट करोगे स्मॉट, इस बार पिछली बार रैंडम ओवर सैम्पलर जनरेट वो इंपोर्ट किया था, इस बार स्मॉट को। शायद मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत बता दी, वो पिप इंस्टॉल IMB लर्न नहीं होगा, इम्बैलेंस्ड लर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ठीक कर लेना एक बार, ओके। पिप इंस्टॉल इम्बैलेंस्ड लर्न है यहाँ पे, ओके। तो इसको इंपोर्ट करते हैं हम। फिर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा जनरेट किया है, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ। ये आपका कुछ डेटा है, ठीक है। तो मैं इसका अगर DF फीचर 1, हम पे 5 फीचर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2 फीचर्स लिए थे 1 2, यहाँ पे हमने 5 फीचर्स ले लिए। बाकी क्लास दे रखी है हमने सबको 0 0 1 1 1। तो हम देख लेते हैं हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये देखो, तो जो क्लास 0 है उसकी हमारे पास 900 वैल्यूज़ है, और जो क्लास 1 है उसकी हमारे पास 100 वैल्यूज़ है। हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है, 90% और 10%। 90% वैल्यूज हमारी 0 की है, 10% वैल्यू हमारी 1 की है, ठीक है। आप हमेशा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट कॉलम का चेक करोगे, ठीक है। क्लास हमारा क्या है, आउटपुट कॉलम या टारगेट कॉलम। ये हमारे जो फीचर 1 2 3 4 है, ये हमारे इनपुट कॉलम्स हैं, इनका यूज़ करके हमें क्लास प्रिडिक्ट करनी है, ओके। बस पहले, सबसे पहले आप स्मॉट को इनिशियलाइज करोगे, जैसे आपने रैंडम ओवर सैम्पलर को इनिशियलाइज किया था। ये रैंडम स्टेट में आप कुछ भी डाल सकते हो वैल्यू, यहाँ मैं 42 डालता हूँ, आप कुछ भी डालो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और सेम वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, एक्स रीसैम्पल्ड, वाई रीसैम्पल्ड, स्मॉट डॉट फिट रीसैम्पल। अब आपको एक नई चीज़ यहाँ पे ये दिख रही होगी, ये कि ऊपर वाले में तो हमने ये किया था कुछ
यहाँ पे तो हमने ऐसे में डाला था फीचर्स को डीएफ, फिर एक लिस्ट के अंदर पास किया था। कर सकते हो आप ऐसा, बट यहाँ पे क्या थे, हमारे पास सिर्फ 2 फीचर्स थे। बट सपोज आपके डेटा सेट में 10-12 फीचर हैं, आप सबका नाम थोड़ा डालते रहोगे, आप सबका नाम थोड़ी डालते रहोगे बार बार। तो इस वाले जो कोड है उसने क्या किया है, इसने क्या किया है, जो क्लास वाला कॉलम है उसको ड्रॉप कर दो, बाकी जितनी वैल्यू है उसको पास कर दो। ठीक है, तो मतलब क्लास वाले वैल्यू को छोड़ के इस वाले उस लाइन ने क्या किया है, क्लास वाले कॉलम को छोड़ के बाकी सारे फीचर्स को पास कर दिया है। और हमें तो यही तो चाहिए था। पहले वाले में हम क्या पास करते हैं, इनपुट कॉलम्स, 2 पैरामीटर डालते हैं ना फिट रीसैंपल में, एक डालते हैं इनपुट कॉलम, फिर आउटपुट कॉलम। आउटपुट कॉलम तो हमने डाल दिया डीएफ क्लास, जैसे नॉर्मली डालते ही हैं। बट इनपुट कॉलम कैसे होता है, यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर पास करते थे, बट यहाँ पे हमने एक नई अप्रोच की है, डीएफ डॉट ड्रॉप क्लास। तो इसने क्या किया, क्लास को हटा दो, क्लास को हटा दो, क्लास को छोड़ के जितने बचे उनको पास कर दो, और एक्सेस इक्वल टू 1 यानी कॉलम वाइज। ठीक है, तो इसने क्या किया, फीचर 0 1 2 3 4 5 को इसके अंदर पास कर दिया है। ठीक है, ईजी है आपके लिए, तो इसको भी यूज कर सकते हो आप। जरूरी नहीं बार बार लिस्ट से कब तक नाम पास करते रहोगे, अगर 10-12 कॉलम आ गए तो 10-12 कॉलम का नाम कब तक डालोगे। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हो आप डीएफ डॉट ड्रॉप का। ओके, तो इसको रन करेंगे। ठीक है, अब अपना एक्स रीसैंपल देख लेते हैं। ये हमारा एक्स रीसैंपल आ गया। ठीक है, और सेम हमारा वाई रीसैंपल देख लेते हैं, 0011। ओके, अब हमने इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, जो दोनों को जोड़ दिया, एक्स रीसैंपल और वाई रीसैंपल को जोड़ के एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया इनका, डीएफ रीसैंपल नाम का डेटा सेट, जो ऊपर भी किया था हमने रैंडम ओवर सैम्पलिंग में। ओके, और कॉलम्स इक्वल टू आपको यहाँ नई चीज दिख रही होगी, फीचर नेम्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपके, यहाँ देखो, जो भी आपके फीचर्स के नेम्स हैं इनको रिटेन कर लेता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने एक्स रीसैंपल को डाला है ना, तो हम पिछली बार हमने क्या किया था, कॉलम्स को मैनुअली पास किया था ओवर सैम्पलर के टाइम। हमने कॉलम्स के नाम मैनुअली पास किए थे यहाँ पे, फीचर 1 2 3 ऐसे करके नाम डाले थे, फीचर 1 और 2। बट यहाँ पे हम नाम पास नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने सीधा लिखा बस फीचर नेम्स करके। फीचर नेम्स ने क्या किया, जो एक्स रिसैम्पल्ड में कॉलम्स के नाम है ऑलरेडी, फीचर 0 1 2 3 4, इन्हीं को रिटेन कर लिया उसने डीएफ रिसैम्पल्ड के अंदर भी। तो डीएफ रिसैम्पल्ड के अंदर भी उनके नाम वही रहेंगे, फीचर 0 1 2 3 4, जो उसमें एक्स रिसैम्पल्ड के अंदर है। ठीक है, और बाकी हमने क्लास के नाम के अंदर वाई रिसैम्पल्ड डाल दिया। ठीक है, तो हमारा डीएफ रिसैम्पल्ड बन गया। अब डीएफ रिसैम्पल्ड का हम वैल्यू काउंट चेक कर रहे हैं कि हमारा डेटा ठीक हुआ भी या नहीं हुआ। ये देखो, 900 900 हो गए, बैलेंस हो गया हमारा डेटा सेट। कहाँ पहले 100 900 थे, अब 900 900 हो गए। और अगर हम डुप्लीकेटेड चेक करें इसका, डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड, सॉरी, डीएफ रिसैम्पल्ड, रिसैम्पल्ड डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, कोई डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आई। ऊपर वाले में रैंडम ओवर सैम्पलर में हमारी सारी वैल्यू डुप्लीकेट थी जितनी उसने ऐड की थी, बट यहाँ हमारी एक डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आई, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। भले ही हमने जो ये मैथमेटिकल अप्रोच देखी इसमें हमने डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी थी, क्यों, क्योंकि के इक्वल टू 1 था हमारा यहाँ पे। बट जनरली यहाँ जब हमने स्मॉट को पास किया ना डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपका के इक्वल टू 5 है। ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एक इसका पैरामीटर होता है, के नेबर्स इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट 5 रहता है, आप 10 डाल दो 12 डाल दो, आप चेंज कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, जनरली जरूरत पड़ती नहीं है, कर लेता है अपने आप को हैंडल। ठीक है, तो ये आपका स्मॉट ऐसे काम करता है। तो हमने 2 टेक्निक पढ़ ली हैं, रैंडम ओवर सैम्पलिंग एंड स्मॉट सिंथेटिक ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, और मैंने आपको कुछ नई चीज़ें बताई कि आप कॉलम्स का नाम डायरेक्ट उनसे भी रिटेन कर सकते हो, फीचर नेम से। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी इसमें नई, ये डीएफ डॉट ड्रॉप वाली चीज़, कि अगर आप पे कॉलम से नाम ज़्यादा है तो आप कब तक लिस्ट बना के पास करते रहोगे उन्हें, सीधा डीएफ डॉट ड्रॉप डालो,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लास वाला जो आपका आउटपुट कॉलम है उसे छोड़ के बाकी सारे कॉलम पास कर देगा इस वाले पैरामीटर के अंदर। ये जो कॉमा से पहले पहले इसमें पैरामीटर में पास कर देगा वो। ओके, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या है हमारा, अंडर सैम्पलिंग। हमने ओवर सैम्पलिंग पढ़ लिया, दोनों टेक्निक पढ़ ली हमने, रैंडम भी स्मॉट भी। अब हमने पढ़नी है अंडर सैम्पलिंग। हमारा अगला टॉपिक है अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग अनलाइक ओवर सैम्पलिंग एंड स्मॉट इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स कुछ नहीं लगनी इसमें, बेसिक से मैथ्स लगनी है, मैथ्स भी क्या, और इसलिए कोई आपको एडिशनल लाइब्रेरी तक की जरूरत नहीं है, सोचो इतना ईजी है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, ऐसे फीचर वन, फीचर टू, एंड आपका यहाँ पे क्लास वाला है। ठीक है, ये आपके पास आपका डेटा सेट है। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं भरी हुई। ठीक है, वैल्यूज है भरी हुई। अंडर सैम्पलिंग का ये मान लो आप कि एक तरह से इसका मतलब ही होता है सब्ट्रैक्ट, और ओवर सैम्पलिंग का ऐड। अंडर सैम्पलिंग का मतलब सब्ट्रैक्ट है। ओके, सपोज यहाँ पे मेरे पे ऐसी क्लासें थी, 0 और 1 क्लासें थी, और मैं मान लेता हूँ मेरे पे टोटल डेटा था सपोज कितने लोगों का, मैं ले लेता हूँ 1000 लोगों का। कितने लोगों का था, 1000 लोगों का, एग्जाम्पल के लिए बस। ठीक है, और उसमें से जो क्लास 0 के थे लोग, क्लास 0 के लोग कितने थे मेरे पे, आ, मैं मान लेता हूँ 800। ठीक है, और क्लास 1 के लोग कितने हुए, सिंपल सा 200 हुए। तो डेटा तो इम्बैलेंस है, डेटा क्या है, इम्बैलेंस है। ओके, तो जो अंडर सैम्पलिंग है वो क्या काम करती है, पहले पहला स्टेप है, इसमें दो ही स्टेप है बस। पहला, आइडेंटिफाई मेजर क्लास। ओवर सैम्पलिंग में हम माइनॉरिटी क्लास करते थे, इसमें मेजर क्लास। कौन सी है मेजर क्लास हमारी, क्लास 0। तो हमें पता चल गया हमारी कौन सी है, क्लास 0 मेजर क्लास है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई करो माइनॉरिटी क्लास कौन सी है आपकी, माइनॉरिटी कौन सी है हमारी, क्लास 1। क्लास 1 में कितना है, 200, इसमें कितना है, 800। तो इन शॉर्ट आपको बताऊं क्या करना है, बस 800 को 200 बना दो। 800 को 200 बना दोगे तो क्लास 0 कितनी हो जाएगी, क्लास 0 में भी 200 हो जाएंगे, क्लास 1 में भी 200 हो जाएंगे। हो गया बैलेंस, इसने घटा दिया 800 की जगह, मतलब आप पे 1000 थे टोटल डेटा, अब आप पे टोटल डेटा कितना रह गया, 400। टोटल डेटा आपका घट गया, इसने क्लास 0 को घटा दिया, अंडर सैम्पलिंग नीचे ले आया, 800 से सीधा 200 पे, मतलब 600 वैल्यू उड़ा दी इसने इसकी। ठीक है, करना तो बैलेंस था, चाहे आप ऐड करके करो या सब्ट्रैक्ट करके करो, क्या फर्क पड़ता है, बैलेंस होना चाहिए ना, आपको बैलेंस से मतलब है। ठीक है, बैलेंस हो गया हमारे पास डेटा। अब ये हटाता किस बेसिस पे है? कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, रैंडमली हटाता है किसी को भी। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, रैंडमली किसी को भी हटा देगा, रैंडम अंडर सैम्पलिंग कहते हैं इसे। ठीक है, कोई भी वैल्यूज है उनको हटा देगा। ओके, अब आपका ये है व्हेन टू यूज, सेम अपोजिट है उसके जैसे। वो स्मॉलर डेटा सेट पे काम करता था, ये लार्जर डेटा सेट। क्यों लार्जर डेटा सेट, अगर आपके पास ज़्यादा डेटा होगा, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि अंडर सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने जो पिछला एग्जांपल बताया उसी में देखना आपने, सीधा 1000 से आपकी वैल्यूज कितनी आ गई, 400 पे, तो आपका 600 वैल्यूज का लॉस हुआ है, कम बात नहीं है ये। ठीक है, तो अंडर सैम्पलिंग में ये तो आपको पता है कि डेटा लॉस होगा ही होगा, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, डेटा लॉस तो होना ही होना है। तो अगर आप पे ज़्यादा बड़ा डेटा होगा, मतलब आप पे सपोज 1 लाख लोगों का डेटा है, तो थोड़ा अंडर सैम्पलिंग होकर अगर वो 60,000 भी आ जाए, अगर वो 60,000 भी आ जाए, तब भी 60,000 मोर देन सफिशियंट है। 60,000 का डेटा एक ML मॉडल को ट्रेन करने के लिए, कि क्लास 1 में 30,000 आ जाएं और क्लास 2 में
या क्लास 0 में 30,000 आ जाए, तो मोर देन सफिशिएंट है 30,000 डेटा किसी एमएल मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो वही है कि मतलब 1 लाख डेटा 60,000 आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप पे डेटा ही 100 है और 100 को आप अंडर सैंपल करके 60 कर दोगे तो क्या फायदा रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है कि अगर आप पे बड़ा डेटा सेट है तो आप अंडर सैम्पलिंग की तरफ जाओ, स्मॉलर डेटा है तो ओवर सैम्पलिंग की तरफ जाओ। ठीक है, तो बस यही है इसका, ज़्यादा कुछ यूजेज वगैरह है नहीं इतना। बाकी तो वही है इसके फायदे कि ओवर फिटिंग नहीं करने देगा डेटा को। ठीक है, ओवर फिटिंग तो होने का चांस ही नहीं है फिर, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज तो डालता नहीं है ये। डुप्लीकेट वैल्यूज कुछ डाल रहा है ये नहीं, ऐड थोड़ा ना कर रहा है कुछ, तो माइनस कर देगा उन वैल्यूज को। डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं डालता तो ओवर फिटिंग भी नहीं होगी। और बाकी बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, अंडर सैम्पलिंग बेसिक सी अप्रोच है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा तो आपका जो इसकी अप्रोच है और क्लियर हो जाएगी। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा जनरेट किया है, इस लाइन को तो छोड़ो, इसमें तो इतना कुछ नहीं है। तो ये आपका डेटा सेट है। ठीक है, ये आपका डेटा सेट है, 5 आपके इनपुट फीचर्स हैं ये, 0 1 2 3 4। और ये आपकी क्लास है कि क्लास 0 होगी या 1 होगी। तो हम क्लास का वैल्यू काउंट देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, तो जो 0 है वो 900 है, जो 1 है वो 400 है। इम्बैलेंस है डेटा सेट, ऑफ कोर्स है इम्बैलेंस डेटा सेट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमारा क्लास 0 है वो हमारा 900 है, और जो हमारा क्लास 1 है वो हमारा 400 है। और ये ओवरऑल किस में, हमारे एक डीएफ नाम के डेटा सेट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक क्लास 0 नाम का एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या रखेंगे, सारी की सारी क्लास 0 की वैल्यू रखेंगे। ओके, और सेम हम करेंगे क्लास 1 के लिए, और उसके अंदर हम क्या क्या रखेंगे, सारी क्लास 1 की वैल्यूज रखेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं इसे। तो क्लास 0 है, क्लास 1 है। ठीक है, तो ये मैं पांडास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे इस वाले उसमें, कि क्लास 0 नाम के इस डेटा फ्रेम के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, जहां जहां पे ये क्लास की वैल्यू 0 0 0 है ना, ये देखो डेटा फ्रेम में देखो, जहां जहां पे आपकी वैल्यू 0 0 0 है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई है क्लास 0 के अंदर। और जहां जहां पे आपकी वैल्यू 1 होगी, क्लास की वैल्यू, वो हो चुकी है स्टोर क्लास 1 के अंदर। ठीक है, अब आप अपना शेप चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चले सही से हो रखा है। क्लास 0 का शेप देखेंगे, 900/6, सही है। क्लास 0 के अंदर 900 वैल्यूज है। क्लास 1 का चेक करते हैं, 400/6, 400/6 एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमें ये एक तो कंफर्म हो गया कि क्लास 0 के अंदर सारी क्लास 0 की वैल्यू गई है, क्लास 1 के अंदर क्लास 1 की वैल्यू गई है जहां जहां पे क्लास 1 थी। अब इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, बेसिक पांडास वगैरह से ही हो जाएगा इसका सारा काम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करो कि आपकी मेजोरिटी क्लास कौन सी है या अंडर सैंपल क्लास कौन सी है जिसको आपको अंडर सैंपल करना है। कौन सी आपकी अंडर सैंपल क्लास या मेजोरिटी क्लास, क्लास 0 है आपकी। ठीक है, मतलब क्लास 0 को आपको घटाना है अंडर सैंपल का मतलब। ठीक है, 900 है ना, इसको 900 से कितना लाना है हमें, इसके बराबर, क्लास 1 के बराबर 400 पे लाना है। ठीक है, यही तो पढ़ा हमने अंडर सैंपलिंग में कि डेटा को रिड्यूस कर देना है, किसके बराबर, माइनॉरिटी के बराबर। मेजोरिटी वाले को माइनॉरिटी के बराबर ले आना है। ठीक है, तो क्लास 0 है यानी 900, इसको 400 के बराबर लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अंडर सैंपल क्लास नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, डेटा फ्रेम, जिसमें हम स्टोर करेंगे क्लास 0 डॉट सैंपल। सैंपल अगर आपने पांडास में पढ़ा होगा तो रैंडमली वैल्यूज उठाता है। ठीक है, अब रैंडमली उससे कितनी वैल्यू उठानी है, उसको किससे उठानी है, पहले तो वैल्यू क्लास 0 नाम के उससे, यानी इससे उठाएगा वो वैल्यू। ठीक है, और कितनी उठाएगा, हमने बता दिया n = 400। 900 है इसके अंदर ऑलरेडी, 900 में से कितनी उठाए, 400 उठाए। हमें इसके बराबर लाना है ना, तो 400 कर दिया हमने। ओवरऑल 900 थी, 900 में से 400 को एक्सट्रैक्ट कर ले। बाकी हमने ये रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 डाला है। रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 इसलिए डाला है कि हम इसे बार बार रन करेंगे ना,
सैंपल क्या है, हर बार रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करता है। बट अगर हमने रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 या कुछ भी डाल सकते हो 42 की जगह, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो रैंडम स्टेट का मतलब ये है कि आप चाहे इसे वापस रीरन भी करोगे ना, तो जो वैल्यूज है उसके अंदर वो फिक्स रहेंगी। ये अगली बार कोई नई वैल्यूज नहीं ले आएगा सैंपल, क्योंकि सैंपल जनरली क्या करता है, रैंडमली उठाता है वैल्यू। बट रैंडम स्टेट करने की वजह से वो बार बार चेंज नहीं करेगा उनको वैल्यूज को। जो एक बार फर्स्ट टाइम में एक्सट्रैक्ट करेगा ना, वही वैल्यू रहेंगे आपके पूरे रन टाइम में। ठीक है, तो n इक्वल टू 400 ले लिया हमने। ठीक है, अभी जो 400 वैल्यूज है किसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर अंडर सैंपल्ड क्लास 400 के अंदर। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसका शेप देखते हैं ताकि हमें पता चले सही काम कर रहा है। इसका शेप देखते हैं। देखो 400/6 मिल गया आपको, या आपको क्लास 0 मिल गई, आपके पास क्लास 1 है। दोनों में कितना है, 400 400। ठीक है, मतलब आपने अंडर सैंपल कर दिया इसे, क्लास 0 को। क्लास 0 ओरिजिनली 900 थी, आपने 400 पे लिया है। ठीक है, मिल तो गई आपको। अब इसको जोड़ दो, क्लास 1 को जोड़ दो और अंडर सैंपल क्लास 0 को जोड़ दो। तो हमने पढ़ा है पांडास में कॉनकैट नाम का फंक्शन, उसको जोड़ दिया हमने। अब अपना df रीसैंपल डॉट हेड देखेंगे, हमने रीसैंपल कर दिया ना उसे, और उसको आज जोड़ दिया उसे, रीसैंपल नाम के वेरिएबल में अंदर ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू काउंट चेक करते हैं। देखो क्लास 0 भी 400 आ गई, क्लास 1 भी 400 आ गई। अब यहाँ एक चीज है, वो आपको अप्लाई करनी चाहिए, ऑप्शनल है वैसे, बट मैं बोलूंगा कि हर बार अप्लाई करो। वो ये है, अब आप ये देख रहे होगे, ये देखो 0 0 0 0 सारी जीरो रखी हैं। तो मतलब ये क्या होता है कि जब हम कॉनकैट करते हैं ना, तो इसने, अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, हमने क्लास 0 को तो क्या कर दिया, रीसैंपल कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको रीसैंपल करके किसके अंदर स्टोर किया, रीसैंपल्ड क्लास 0। ठीक है, और ये तो क्लास 1 थी हमने, और उसके बाद हमने क्या किया, इस रीसैंपल्ड क्लास 0, रीसैंपल्ड क्लास 0 को ऐड कर दिया क्लास 1 के साथ, राइट। तो इसने जो डेटा फ्रेम बनाया ना, वो क्या कर दिया इसने, जो हमारे पास डेटा फ्रेम बना नया आके, यहाँ पे तो आपके इनपुट फीचर आ गए, जितने भी आपके इनपुट फीचर, ठीक है, उनको नहीं देख रहे। तो इसने क्या किया, रिसैम्पल्ड क्लास 0 को हमने जोड़ा है। तो सबसे पहले इसने क्या कर दिया, सारे 0 की वैल्यू लिया है, सारे 0 मतलब 400 वैल्यू आपकी पहले शुरुआत में 0 आएंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट की जो 400 वैल्यू होंगी आपकी 1 होंगी। ये 400 वैल्यूज आपकी 1 होंगी, और शुरुआत की जो 400 वैल्यूज होंगी आपकी वो 0 होंगी, या वाइस वर्सा हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कॉनकैट कैसे किया है। हमने कॉनकैट कैसे किया है, इससे पहले अंडर सैंपल क्लास 0 को किया है, तो सारी शुरुआत की वैल्यू 0 0 0 आ रखी है। अगर आप क्लास 1 कॉमा क्लास अंडर क्लास सैंपल डालते, तो पहले 1 1 1 आती, फिर 0 0 आती, मतलब दोनों में दिक्कत है, दिक्कत दोनों में ही है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इसके ऊपर एमएल मॉडल ट्रेन करते हो, तो पहले एमएल मॉडल क्या है, पूरे 0 0 पे ट्रेन कर लेता है, फिर 1 1 1 पे ट्रेन कर लेता है, जो कि सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, डेटा में थोड़ी रैंडमनेस होनी चाहिए, ताकि पहले एमएल मॉडल 0 पे ट्रेन करे, फिर 1 पे ट्रेन करे, 0 पे ट्रेन करे, 1 पे ट्रेन करे, ताकि वो पैटर्न अच्छे से पकड़ेगा आपका। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम डेटा को शफल करेंगे। शफल, आपने कार्ड्स अगर खेले हो तो कार्ड्स में पता होता है, जो भी हम कार्ड्स होते हैं उनको शफल करते हैं। सेम यहाँ पे हम डेटा में शफलिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये वाला कोड लिखा है, df resample डॉट सैंपल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, रैंडम स्टेट इक्वल टू 0। ठीक है, और इससे आपका क्या होगा, रिसैम्पल आपका, df रिसैम्पल्ड जो नाम का डेटा फ्रेम है वो आपका क्या हो जाएगा, शफल। अब देखो रैंडमली हो गई वैल्यू, ये देखो पहला आपका ये था, ये क्लास वाला कॉलम देखो 0 0 0 0 0, और अगर मैं हेड की जगह टेल देखूंगा, देखो यहाँ टेल मतलब लास्ट की वैल्यूज दिखाएगा, ये सारी 1 1 1 होंगी। ठीक है, मतलब इसने सैम्पलिंग कर तो दी है, बट इसने शफल अच्छे से नहीं किया है। देखो लास्ट में बस एक वैल्यू है, रैंडमनेस नहीं कर पाता है जनरेट ज़्यादा। तो हमें रैंडमनेस जनरेट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। ऑप्शनल है, ठीक है, करना चाहिए, ऑप्शनल है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ यूज़ करना इसे। और अब देखो रैंडमनेस 0 1 0 0 1, ठीक है, रैंडमनेस आ जाती है डेटा में, मतलब आपका डेटा ऐसा हो जाएगा इन शॉर्ट, 0 1 0 0 1 0 1, मतलब एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आपका यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट कॉलम। ओके, तो ये हो गया हमारा अंडर सैम्पलिंग।
तो अंडर सैम्पलिंग ऐसे काम करती है आपकी। इसके लिए कोई लाइब्रेरी वगैरह का यूज़ नहीं है, पांडास से हो जाता है काम। तो ये आपकी रैंडम अंडर सैम्पलिंग हो गई। ओके, अंडर सैम्पलिंग की और भी टेक्निक होती है, बट जनरली इससे काम हो जाता है, लगभग इससे काम हो जाता है। बाकी आपको यूज़ केस तो पता ही है कब यूज़ होती है। ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाइब्रिड सैम्पलिंग। हाइब्रिड नाम से पता चल रहा है ओवर सैम्पलिंग कंबाइन विद अंडर सैम्पलिंग। जब दोनों को पैरेलली एक साथ चलाओगे तो हाइब्रिड सैम्पलिंग बन गई। ओके, तो अब हम हाइब्रिड सैम्पलिंग को देखते हैं। हाइब्रिड सैम्पलिंग का हम सीधा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, क्योंकि ओवर सैम्पलिंग भी आप पढ़ चुके हो, अंडर सैम्पलिंग भी पढ़ चुके हो। अब दोनों को जोड़ना ही तो है बस, तो लॉजिक तो सेम ही है। एक बार ओवर सैम्पलिंग लगेगी, एक बार अंडर सैम्पलिंग लगेगी। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं अब। तो अब हम देख रहे हैं हाइब्रिड सैम्पलिंग। अब आपके बहुत दिमाग में बहुत ये होगा कि हमने अंडर सैम्पलिंग पढ़ लिया, ओवर सैम्पलिंग पढ़ लिया, तो हाइब्रिड सैम्पलिंग क्यों यूज़ करनी है या कब यूज़ करनी है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर आपको अंडर सैम्पलिंग से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, ओवर सैम्पलिंग से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हाइब्रिड सैम्पलिंग कर लो। हिट एंड ट्रायल मेथड है कि मतलब आपने अंडर सैम्पलिंग लगाई एमएल मॉडल पे अपने, और एमएल मॉडल को ट्रेन किया उस डेटा पे, और आपको डेटा से नहीं मिला इतना अच्छा रिजल्ट, आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आई एमएल मॉडल की। फिर आपने सेम ओवर सैम्पलिंग लगाई, उस पर जो डेटा आया उस पर ट्रेन किया मॉडल को, उस पर भी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आई। अगर आपको ना अंडर सैम्पलिंग काम कर रही है ना ओवर सैम्पलिंग काम कर रही है तो हाइब्रिड सैम्पलिंग लगा दो। अब हाइब्रिड सैम्पलिंग कैसे काम करती है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, अंडर सैम्पलिंग और ओवर सैम्पलिंग का कॉम्बिनेशन है। अब ये कैसे चलाता है इसे? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब पहले ये अंडर सैम्पलिंग करेगा, उसके बाद ओवर सैम्पलिंग करेगा। कैसे करेगा? सपोज मेरे पे एक डीएफ नाम का एक डेटा सेट है, इसमें ओवरऑल जो टोटल वैल्यूज हैं वो है हमारे पास 1000। ओके, और आप पे जो क्लास 0 की वैल्यू है वो है आप पे 900, और क्लास 1 की वैल्यू है आप पे कितनी? क्लास 1 की आप पे 100। ठीक है, हाईली इम्बैलेंस्ड है, हाईली इम्बैलेंस्ड। अब सबसे पहले ये क्या करेगा? अंडर सैम्पलिंग करेगा इस डेटा के ऊपर। ठीक है, अब इस डेटा के ऊपर अंडर सैम्पलिंग करेगा तो कैसा होगा? सपोज मैंने इस डेटा पे अंडर सैम्पलिंग की, बट ये नहीं किया मैंने कि पूरी मेजोरिटी को माइनॉरिटी में कर दिया। मतलब वैसे हम अंडर सैम्पलिंग में क्या कर रहे थे कि क्लास 0 को सीधा, वैसे होना तो ये चाहिए था कि अंडर सैम्पलिंग में कि तुम्हारी क्लास 0 भी 100 हो जाए और क्लास 1 भी 100 हो जाए, माइनॉरिटी के बराबर लिया देते ना मेजोरिटी को। बट अगर हम 100 कर देंगे तो हमारा डेटा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। मतलब कहाँ आपका 1000 डेटा था, अब आपका सिर्फ 200 रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डेटा लॉस हो रहा है, हद से ज़्यादा हो रहा है। तो हम नहीं कर सकते इतना डेटा लॉस अफोर्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर सैंपल तो करेंगे बट ज़्यादा नहीं। हम क्या करेंगे, क्लास 0 को ले आएंगे अंडर सैंपल करके 300। ठीक है, और हमारे पास क्लास 1 कितनी है? 100 है ही। ठीक है, हमने ये अप्रोच करा है। जनरली ये करते हैं हम इधर वाला, बट इसको ना करके हमने ये वाला किया इस बार। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि डेटा तो अभी भी इम्बैलेंस है ही। इम्बैलेंस तो है क्योंकि क्लास 0 अंडर सैंपल तो किया है, हम 900 से 300 लिया है, बट इम्बैलेंस तो अब भी है ना, 100 और 300 इम्बैलेंस तो है। अब यहाँ से आएगा ओवर सैम्पलिंग का काम। अब करेगा, इस पे काम करेगा ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग क्या करेगा? हमें पता है माइनॉरिटी क्लास पे काम करता है। ओवर सैम्पलिंग करेगा, क्लास 0 तो हमारी रहेगी 300, और ओवर सैम्पलिंग काम करेगा क्लास 1 पे, माइनॉरिटी पे काम करता है। तो ये क्लास 1 को कर देगा कितना? 300। ऐड करता है ना ये, क्लास 1 को बढ़ा देगा। तो बस आपका डेटा आ गया बैलेंस, और आपका डेटा भी लॉस नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपका डेटा कितना है? 300 प्लस 300 600। मतलब आपने 1000 से 600 पे आए, जो कि ठीक है, इतना डेटा लॉस नहीं हुआ है। वहाँ पे 1000 से सीधा आप 200 पे आ गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा डेटा लॉस था। यहाँ पे आपका फिर भी डेटा बहुत बच गया। ठीक है, तो ये आपकी हाइब्रिड अप्रोच है। पहले अंडर सैम्पलिंग कर दो उसे, लेकिन पूरी तरह से मत करो अंडर सैम्पलिंग। ठीक है, 900 की जगह 900 से हमने 300 किया, ना कि 100 किया। फिर उसके ऊपर ओवर सैम्पलिंग कर दो माइनॉरिटी पे। अंडर सैम्पलिंग करता है मेजोरिटी पे काम, यानी क्लास 0 पे काम करेगा, और ओवर सैम्पलिंग करेगा क्लास 1 पे काम,
जो कि माइनॉरिटी क्लास है। ओके, तो ये आपका तरीका है और मैं बता चुका हूँ कब यूज़ करना है, जब ना अंडर सैम्पलिंग काम करे ना ओवर सैम्पलिंग काम करे, तो दोनों को जोड़ो और काम पे लगा दो। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो मैंने सेम आपको वही एग्जांपल रैंडम डेटा जनरेट किया है। इसको मैं रन कर रहा हूँ डायरेक्ट। मैंने आपको 5 फीचर्स और क्लास वाला कॉलम, ठीक है। और मैं अगर डीएफ क्लास काउंट्स दिखाऊँ आपको, तो वही मैंने आपको जैसे बताया 900 और 100। मैं सेम आपको इसी एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। 900 और 100 ये हो गया आपका क्लास 0 आपका 900 और वो 100। अब हम इंपोर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट चीज इसमें मैंने आपको अंडर सैम्पलिंग का जो पिछला तरीका बताया था वो था पांडास से पूरा, ठीक है। पांडास का डॉट सैंपल मेथड यूज करते हैं हम, जो उससे बताया था मैंने अंडर सैम्पलिंग का। बट अगर आप हाइब्रिड यूज कर रहे हो तो मैं बोलूंगा हाइब्रिड जब यूज कर रहे हो ना आप, तो आप हाइब्रिड के आप जब अंडर सैम्पलिंग कर रहे हो तब भी इसका यूज कर सकते हो। बट हाइब्रिड के टाइम तो मैं बोलूंगा मस्ट इसका यूज करो। जो इम्बैलेंस लर्न करके जो लाइब्रेरी है जिसमें हम ओवर सैम्पलिंग पढ़ रहे थे, उसी में एक अंडर सैम्पलर भी है। ओवर सैम्पलर तो है ही उसमें, अंडर सैम्पलर भी है, ठीक है। और बाकी तो हमने ये पढ़ा ही हुआ है स्मॉट, और ये हमने रैंडम अंडर सैम्पलर इंपोर्ट करा है अंडर सैम्पलिंग के लिए। रन किया। अब इस अंडर सैम्पलर को यूज कैसे करना है, क्योंकि पहले तो हमें अंडर सैम्पलिंग करनी है। इसमें हमने पढ़ा ना पहले अंडर सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करना है अंडर सैम्पलिंग को। अब अंडर सैम्पलर का यूज करने के लिए सबसे पहले आप करोगे स्ट्रेटजी को डिफाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी क्या होगी, ये देखो इस वेरिएबल में आपकी स्ट्रेटजी है। ये सबसे पहली लाइन देखो आप, अंडर सैम्पल स्ट्रेटजी। इसमें मैंने क्या लिखा है, ये 0 और 300। ये आपको क्या लग रहा है क्या है ये, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो अंडर सैम्पल मेजोरिटी क्लास। आपको पहले बताने मेजोरिटी क्लास कौन सी है, आपको डिक्शनरी में डालना है। सबसे पहला डालना है आपको मेजोरिटी क्लास। मेजोरिटी क्लास क्या है आपकी 0, ठीक है। तो आपने यहाँ 0 डाल दिया। अब आपको उसको कितना अंडर सैंपल करना है। जनरली हम अंडर सैंपल किसके बराबर करते हैं यहाँ पे, 100 के बराबर। अगर आपको सिर्फ अंडर सैंपलिंग करनी है, आपको हाइब्रिड नहीं करनी, तो आपको यहाँ पे 100 डालते। आपको इसके बराबर लानी है ना 1 के बराबर, तो ये वो कर देता। बट जैसे कि हमने पढ़ा हम 100 ले आएंगे तो बहुत कम हो जाएगा डेटा, तो इसके बदले हम क्या लाएंगे यहाँ पे 300। तो यहाँ पे मैं 100 की जगह डालूंगा 300। ओके, उसके बाद ये आप सेकेंड लाइन देखो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं अपना अंडर सैम्पलर, जो कि आप अब तक कर चुके हो कितनी बार, ओवर सैम्पलर वाले में भी देख चुके हैं हम। तो यहाँ से हमने इनिशलाइज किया अपना रैंडम अंडर सैम्पलर। उसके अंदर हमने ये तो हमने देख ही लिया रैंडम स्टेट इक्वल टू 0। ये क्या रैंडम स्टेट काम क्या करता है कि जो भी आपका अगर बार बार रीरन कर रहे हो तो वो उसको चेंज ना करे, ठीक है। रीरन करने पे रैंडमली ये हर बार अलग डेटा को लेगा। मैंने बोला ना आपको 300 कम करने हैं, ठीक है। 900 में से, अब 900 में से 300 एक्सट्रैक्ट कर लेगा वैल्यूज। बट अगर हम इसको बार बार अगर ये रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 ना डालें या रैंडम स्टेट इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ना डालें, तो ये क्या करेगा, हर बार अलग 300 वैल्यूज लेगा, हर बार अलग 300 वैल्यू लेगा जब भी आप कोड को रीरन करते रहोगे, ठीक है। अब हमें वो नहीं चाहिए ना, हमें एक बार चाहिए कि एक बार उठा ले वो 300 वैल्यू, उसके बाद वो पूरे लाइफ टाइम के लिए फिक्स रहे, मतलब जब तक आप ये कोड चला रहे हो, ठीक है। जब तक आप अपना कंप्यूटर बंद ना कर देते तब तक ये फिक्स रहे ये 300 वैल्यू जो उठा रहा है ये, ठीक है। तो ये आप रैंडम स्टेट में कुछ भी डाल सकते हो, 0 42 100 कुछ भी, कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल दो उसमें, ठीक है। उसका जो अगला पैरामीटर है इसका वो है ये सैम्पलिंग स्ट्रेटजी। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी में क्या डालोगे आप, सैम्पलिंग स्ट्रेटजी तो पैरामीटर का नाम है, इक्वल टू क्या डालोगे अपना स्ट्रेटजी। आपने स्ट्रेटजी किस वेरिएबल में डिफाइन की अपनी, अंडर सैंपल स्ट्रेटजी में, डिक्शनरी में। ये डिक्शनरी डिफाइन किया आपने अंडर सैंपल स्ट्रेटजी नाम की, यहाँ पे पुट कर दोगे इसे, फिर फिट कर दोगे इसे अपना, लगा दोगे इसको। ये अब तक हम देख चुके हैं, ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा अब आपको, ये हम ऊपर बहुत बार देख चुके हैं कि कैसे लगाते हैं इसे। ओके, ये df डॉट ड्रॉप वाला भी कर चुका हूँ एक्सप्लेन। यहाँ पे इनपुट कॉलम डालते हैं, यहाँ पे आउटपुट कॉलम डालते हैं। रन करेंगे इसे। अब देखो एक्स रिसैम्पल डॉट शेप, वाई रिसैम्पल डॉट शेप 400 आ गया। 400 क्यों आया, देखो 300 क्लास 0 के लिए रखे उसने, और 100 किसके लिए रखे क्लास 1 के। तो डेटा कितना हो गया हमारे पास 400, ठीक है। ये हमारा डेटा कितना हो गया 400 हो गया डेटा हमारा। यहाँ तक समझ आया। अब काम है हमारा स्मॉट का। स्मॉट क्या है हमारा ओवर सैम्पलर, ठीक है। ये तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं रहा कि क्योंकि कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो स्मॉट को हमने इनपुट किया डायरेक्ट इस पर लगाया,
ठीक है। अगर अब हम एक्स रीसैंपल्ड देखेंगे अपना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अब देखेंगे, ये देखो 600 आ गया, जो कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ 600 आ गया। क्लास 0 को भी 300 कर दिया, उसको 300 कर दिया, मतलब इसने क्लास 1 को 100 था, 300 कर दिया। ओके, और इसको मैं बैक कन्वर्ट कर दूंगा डेटा फ्रेम में। यहाँ पे तो आपको पता ही हम इतनी बार कर चुके हैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट। और अब मैं वैल्यू काउंट चेक करूंगा, ये देखो 300 300। और मैं df resample डॉट हेड देखते हैं। अब देखो वही दिक्कत आती है इसमें भी कि जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अंडर सैम्पलिंग टाइम 0000 वैल्यू आ जाती है स्टार्टिंग में, तो हम शफलिंग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अंडर सैम्पलिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये शफलिंग करेंगे। और अब इसको कॉपी करके पेस्ट करके चलाएंगे, तो ये अब शफल हो चुका है आपका डेटा। ये देखो, पहले सिर्फ 000 आ रहा था स्टार्टिंग में, अब थोड़ी रैंडमनेस आ गई डेटा में आपके। ओके, तो बस यही था आपका हाइब्रिड सैम्पलिंग में। अब अगर हम देखें, हम्म, तो हमने ओवर सैम्पलिंग भी कर दी, अंडर सैम्पलिंग भी कर दी, हाइब्रिड सैम्पलिंग भी कर दी, और ये बाकी चीज़ें तो हम अभी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एनसेम्बल एमएल एल्गोरिथम तो हम तब पढ़ेंगे जब मशीन लर्निंग के अंदर जाएंगे एल्गोरिथम्स में। तो जो फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं वो ये तीन चीज़ें ही आती हैं, ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग एंड हाइब्रिड सैम्पलिंग। बाकी डेटा ऑगमेंटेशन ये आएगा आपका डीप लर्निंग के टाइम आएगा। ठीक है, जब हम डीप लर्निंग में जाएंगे। बाकी ये तीन चीज़ें हैं अभी के लिए फिलहाल फीचर इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास डेटा में इम्बैलेंस डेटा मिलता है तो आप इन तीन में से कोई भी टेक्निक लगा सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।